काउंटिंग ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। अगर दो मिरर्स पैरेलल हो जाएं, ये मिरर्स पैरेलल हैं, इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे तो जानते हैं इसमें इमेजेस बनने का तरीका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है इमेजेस बनने की। दो अगर मिरर जो है पैरेलल रख दिए जाए तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को उनके बीच में प्लेस करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस की एक पूरी सीरीज दिखती है। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? यस, उसमें यह है कि आप जैसे हेयर ड्रेसर के दुकान पे आप देखें, अगर सामने फ्रंट में और बैक में दोनों मिरर लगा हो, है ना, तो आप देखो उसमें जब आप इमेज देखोगे तो उसमें पूरी सीरीज इमेजेस की बनती चली जाती है, पूरी सीरीज। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, वो आप देखें। ये देख, ये मिरर रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें देखें पूरी सीरीज दिख रही है, एंडलेस पैरेलल मिरर के केस में। ये देखें पूरी सीरीज, ठीक। ये प्रैक्टिकली देखा है ना, वो तो नेट से लिया हुआ था, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो जिस जिम में मैं जाता हूँ सामने मिरर्स दो लगे हुए हैं, है ना, तो वहां पे ये इस तरह की इमेजेस बन रही थी, तो मैंने कहा कि एक क्लिक ले लिया जाए, जिससे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है लाइव। तो इसमें आप देखो ये जो इमेजेस बनने का तरीका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जा रही सीरीज ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें एक तो काउंटिंग की बात कि कितनी इमेजेस बनेंगी, तो इमेजेस कितनी बनेंगी इसकी काउंटिंग अगर आप देखोगे तो आप ये बताओ कि पैरेलल मिरर्स के केस में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 होगा तो आप 360 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। भाई किसी भी क्वांटिटी को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आ गई। लेकिन सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो सब जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। इसमें क्वेश्चन बढ़ता है, इसमें जानते हैं क्या पूछने लगते हैं? इसमें पूछते हैं कि पता है ये जो इमेजेस बन रही थी इसमें किसी पर्टिकुलर इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे मान लें इमेजेस बनने का तरीका है, मान लें ये ऑब्जेक्ट है तो इमेजेस देखें, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ऐसे, ठीक। तो ये लगातार इमेजेस बनती चली जा रही है। तो उसमें कहेंगे जानते हैं वो थर्ड इमेज जो है उसकी डिस्टेंस बताओ, वो फिफ्थ इमेज की डिस्टेंस बताओ, वो 10th इमेज की डिस्टेंस बताओ, या ऐसे कह देंगे कि वो सेकंड और फिफ्थ इमेज जो बन रही है उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। इस तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इमेजेस की पोजीशन फाइंड करना, इसमें ये क्वेश्चन बनने लगता है। तो चलते हैं, ये कोई दिक्कत का विषय नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लेते हैं इसमें वो। लेकिन एक चीज आप जरूर इसमें ऑब्जर्व करें, वो ये है कि इसमें जो इमेजेस की जो सीरीज बन रही है उसमें एक सीरीज ऐसी है जिसका फेस सामने है, फ्रंट। देखें जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये कौन सी इमेज है? सेकंड वाली आप देख रहे हो, ये फोर्थ वाली, ठीक। और ये जो इमेजेस बन रही है ये वाली सीरीज जिसमें बैक दिख रहा है, ठीक है, ये देखें 1, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये। तो आप देख रहे होगे कि इसमें ऑड नंबर वाले जो प्लेसेस हैं उनमें इमेजेस बनने का एक तरीका है, बैक साइड बन रहा है ना, और इवन नंबर में आप देखो फ्रंट साइज बन रहा है ना। तो जानते हैं इनका जो ऑड नंबर वाली इमेजेस होती हैं उनका एक सिलसिला, एक तरीका होता है इमेजेस बनने का, और जो इवन नंबर वाली हैं उनका अपना एक डिफरेंट तरीका होता है। तो हम जब डिस्टेंस निकालेंगे ना तो इवन और ऑड को सेपरेट कर देंगे, और उस हिसाब से डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं और यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक। देखें कैसे, ये केस थर्ड है भाई। 2 केसेस हम लोगों ने देख लिए थे जिसमें एंगल था, उसमें तो एंगल 0 हो गया, उसी आर्टिकल में चल रहा है ये नंबर ऑफ इमेजेस की काउंटिंग वाले, ठीक। तो इफ मिरर्स आर पैरेलल देन थीटा इज 0। अगर थीटा 0 है तो n आप 360 को 0 से डिवाइड करोगे, ये देखो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। अब देखें ये जो इमेजेस बन रही हैं इसमें ये फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बनती चली जा रही है, nth इमेज है, ठीक। तो ये इमेज अब देखें इसमें ये जो फर्स्ट है, थर्ड है,
और ये फिफ्थ ये रेड स्पॉट से दिखाया जा रहा है, ये कहने का मतलब है इनका एक ट्रेंड होता है बनने का, एक तरीका होता है। और ये जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है आप देखो, सेकंड है, फोर्थ है, ये सिक्स्थ है, ये एक सिलसिला इनका है, एक तरीका है अपना बनने का। ठीक, तो चले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने में हम मिरर से डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेसिकली। तो क्या होगा आप देखो, डिस्टेंस जैसे इसमें कुछ पहले तो ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग देख लें। तो ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट की जो प्लेसिंग होती है वो वैल्यू दी होती है कि मिरर ए और मिरर बी दो नाम दिया इनको। ठीक, तो मिरर ए से ए डिस्टेंस और मिरर बी से बी डिस्टेंस, ये वैल्यू दी होगी। और साथ साथ मिरर्स के बीच की डिस्टेंस भी दी होगी। तो ये सब गिवन क्वांटिटीज होती हैं। अब इन क्वांटिटीज के जरिए उनकी प्लेसिंग जो है जो होती है उस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना होता है। तो ये डिस्टेंस मान लें, ये nth इमेज आप देख रहे हो ना, nth इमेज की डिस्टेंस है dn इज द डिस्टेंस ऑफ nth इमेज। हमें इसी का फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं आपको, इसी का फॉर्मूला मुझे देना है आपको। ठीक, देखें कैसे। इफ n इज इवन, इवन कौन सा है आप देखो, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, इनके लिए। तो अगर n इवन हो तो फॉर्मूला ये होता है dn का, nd माइनस a। ठीक, n है यहां पे उस इमेज की काउंटिंग जिसके विषय में पूछा जा रहा है। जैसे मान ले कहते हैं फोर्थ इमेज, तो n इज 4। d तो आपने देख ही लिया, मिरर्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, ये देख लिया। अब a क्या है, a ये वाली डिस्टेंस है ना। अब a और b में आप देखो क्या फर्क है। असल में क्या है कि दो मिरर होने से एक बात तो आपको क्लियर होगी कि बात जरूर एग्जामिनर बताएगा किस मिरर में देखा जा रहा है, कि भाई ए मिरर में देख रहे हैं या बी में। तो जैसे मान लें मैं यहाँ खड़ा हूं और सामने एक मिरर लगा है बैक में, तो मैं किस इमेज की बात कर रहा हूँ, मिरर ए वाली इमेजेस की बात कर रहा हूँ या मिरर बी वाले इमेजेस की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस समय जैसे मिरर ए की बात हो रही है तो मिरर ए में हम देख रहे हैं। तो इसमें जो इमेजेस बन रही है वो थर्ड है, फिफ्थ है या एर्थ है, कौन सी इमेज है इसमें देख रहे हैं। इसमें देखेंगे ना तो बात बदल जाएगी। इसमें उन्हीं इमेजेस की डिस्टेंस देखेंगे तो कुछ डिफरेंट आ सकती है। इसमें देखेंगे जैसे मान लें इसमें सेकंड इमेज की डिस्टेंस निकालना है तो कुछ डिफरेंट हो सकती है, इसमें कुछ डिफरेंट हो सकती है सेकंड इमेज की डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये भी दिया होगा जरूर क्वेश्चन में कि किस मिरर की बात कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल मान लें इस मिरर में हम देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ओके, अगर ऑड हो जाए तो इफ n इज ऑड, तो ऑड वाले केस में जो फॉर्मूले देखें जैसे थर्ड है, फिफ्थ है, फर्स्ट है, सेवेंथ है, ऐसे है ना, तो उसमें फॉर्मूला nd माइनस बी होता है। फर्क कहां दिख रहा है आपको, फॉर्मूले में फर्क सिर्फ a और b का। अदरवाइज फॉर्मूला बहुत आसान सा है, इससे डिस्टेंस आ जाती है। ठीक, लेकिन अब एक अलर्टनेस आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक, अब मैं आपको विशेष रूप से यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि फर्क जो है फॉर्मूले में देखो nd का नहीं है, फर्क है a और b का। तो a और b पे अलर्ट हो जाइए। कैसे देखिए, है क्या इसमें कि a और b जो डिस्टेंस यहां पे दी हुई है आप इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि मिरर a से a डिस्टेंस, मिरर b से b डिस्टेंस। ठीक, ये एक फॉर्मूला है आपके सामने। जहां तक कैलकुलेट करने का सवाल है, nd तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, दोनों में एक जैसा है। तो d डिस्टेंस दिया होगा मिरर के बीच का, आप d उठाओ और n वैल्यू जो नंबर ऑफ इमेज है, जैसे मान लें मिरर्स के बीच की डिस्टेंस सपोज 20 सेंटीमीटर दी है, सपोज 20। ओके, और एग्जामिनर ने क्या दिया, थर्ड इमेज की पोजीशन बताओ। तो यार n इंटू डी तो आप सीधे कैलकुलेट कर लोगे, तो वो 3, n इज 3 और d इज 20, तो 60 तो हो गया। अब 60 इसमें भी होगा, इसमें भी। अगर मान लीजिए जैसे फोर्थ इमेज की पोजीशन पूछ लें इवन, तब भी nd तो निकालोगे ना, तो वो तो दोनों में कॉमन है। फर्क कहाँ है, a और b का। अब a और b जानते हैं कैसे याद करेंगे आप, इस a और b से मत याद कीजिए। a डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो ऑब्जर्वर के या ऑब्जेक्ट के फ्रंट साइड वाली होती है, और b डिस्टेंस वो होती है जो ऑब्जर्वर के बैक वाली होती है। कैसे देखें, जैसे मान लें मैं इस मिरर में देख रहा हूं। ठीक, अब इस मिरर में मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट बन गया हूं, तो ये वाली डिस्टेंस फ्रंट हो गई और ये बैक। याद रखिएगा जब इवन नंबर का केस होता है तो उसमें फ्रंट वाली डिस्टेंस घटाई जाती है। देख रहे हैं ये वाली है ना, ये उधर देख रहे हैं, तो फ्रंट वाली डिस्टेंस घटाई जाती है। और अगर ऑड नंबर वाले केसेस हैं तो बैक साइड वाली डिस्टेंस घटाई जाती है, बी। क्यों मैं ऐसे ए और बी नहीं याद करवा रहा हूं, मैं फ्रंट और बैक क्यों याद करवा रहा हूं, उसका रीजन है, ये आपने इसमें तो याद कर लिया। जब आप पलटोगे तो बी फ्रंट वाली हो जाएगी और ए बैक वाली, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा उसमें।
आप गलत कर जाओगे। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मान लें बी मिरर में देख रहे हैं, बी मिरर में जो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनडी तो वही हो गया, ठीक। अब आपको इवन नंबर वाले केस में फ्रंट वाली डिस्टेंस घटानी है, तो क्योंकि आप इधर देख रहे हो तो ये फ्रंट हो गया, और ऑड नंबर वाले केसेस में आपको बैक वाली डिस्टेंस घटानी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी प्रैक्टिस भी करते हैं उस पर, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होगे तो एनडी तो आप सीधे कैलकुलेट कर लो, लेकिन जब ए और बी आपको रखना है तो पहले तो ये देखना होगा आपको कि एग्जामिनर ने कौन सी इमेज की बात की, इवन या ऑड, किसकी। अगर इवन नंबर वाला केस है तो फ्रंट वाली डिस्टेंस, और ऑड है तो बैक वाली। अगर इधर फेस कर रहे हो तो ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अगर इस मिरर में फेस कर रहे हो तो ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ठीक। चले प्रैक्टिस करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन जेई मेन पहले, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज इन ए एंड फोर्थ इमेज इन बी। Third image in A and fourth image in B formed if mirrors are placed parallel to each other on both the sides of the object. Okay, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ओरली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब हम लोग लिख के करेंगे, ठीक। तो चलते हैं, इसमें केस जो दिया हुआ है इसमें दो मिरर्स हैं, ए और बी, ठीक, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इधर से 5, तो इधर कितना होगा, 20। ओके, ए और बी मत याद करें, एक 5 है, 20। ओके, अब देखें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज इन ए एंड फोर्थ इमेज इन बी। का मतलब है कि एक इमेज ए में जो थर्ड वाली बन रही है और बी में फोर्थ वाली जो है, तो मान लीजिए फोर्थ इमेज बी में यहां बन रही हो, ए में यहां बन रही हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है एग्जाम। तो यार पहले इमेज की डिस्टेंस तो निकालो मिरर से, तो पहले इधर जैसे थर्ड इमेज की डिस्टेंस निकाल लो और फिर बी में फोर्थ इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, फिर बाकी डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग। तो जरा बताएंगे आपकी, जैसे ए में कौन सा कह रहा है, थर्ड इमेज, तो ओरली सॉल्व करें तो थर्ड इमेज फाइंड करने में क्या किया जाए। ओके, सबसे पहले एनडी आप कैलकुलेट कर लो, कुछ मत सोचो, पहले एनडी, एन इंटू डी, तो एन इज 3 और डी इज 25। कितना हो गया भाई, 3 इंटू 25 75 हो गया। ओके, 75 हो गया। अब उसमें से डिडक्ट करना है कुछ, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए बताएं। ओके, देखें इसमें ध्यान दें, कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कंफ्यूज हैं। ए मिरर की बात कर रहे हैं तो ए मिरर सामने हो गया, हम ए में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फ्रंट ये हो गया, बैक ये हो गया, ठीक। ए में ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, तो ए में देख रहे हैं आप, तो ये फ्रंट हो गया ये वाला, और ये बैक। इमेज कौन सी है, थर्ड, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में बैक वाली डिस्टेंस घटाई जाती है, तो 75 में से आपको बैक, वो इधर 5 होगा, इधर 20 होगा, तो 75 में से कितना डिडक्ट करें, 20 बैक 20, कितना होगा 55, तो ये डिस्टेंस 55 आएगी। ओके, ये हो गया। फिर फोर्थ इमेज इन बी। ओके, अब बी की तरफ फेस कर लो, इसमें देख रहे हो। अब फोर्थ इमेज के लिए पहले एनडी आप निकाल लो, तो एन इंटू डी कितना होगा, एन इज 4 और डी इज 25, 100, 4 इंटू 25 100 हो गया। अब 100 में से क्या डिडक्ट करना है बताएं। देखें, फोर्थ इमेज है, अब ये इवन नंबर का केस है, एक तो हम अब बी को फेस कर रहे हैं और इवन नंबर का केस है, फोर्थ इमेज है, तो इवन नंबर के केस में हमें फ्रंट वाली डिस्टेंस घटानी होती है। अब चूंकि हम इधर फेस कर लिए, बी में देख रहे हैं, तो ये फ्रंट हुआ, ये बैक हुआ कि नहीं। अब उधर देख रहे हैं ना बी में, तो ये फ्रंट है, ये बैक है। अब उस हिसाब से फ्रंट यहां पे देखो क्या है, 20, तो इस बार भी 20 आया, और बैक क्या था 5। तो हमें जो है, चूंकि ये फोर्थ इमेज है, तो हमें फ्रंट वाली इमेज घटा, फ्रंट वाला वो डिस्टेंस जो है घटाना है। तो फ्रंट क्या है इस समय, इधर देखने पे 20, तो 100 में से 20 डिडक्ट करो, 80, तो इधर 80 हो गया, इधर 55 था। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या 100 और 55 जोड़ दें सिर्फ, हैं? ओके, इधर 55, इधर 80 और इधर 55, और बीच की डिस्टेंस 25, ये भी तो जुड़ेगी। ये सब जोड़ के आंसर आएगा। कुछ दिख रहा है आंसर इसमें आपको?
कितना आ गया 160, ओके ऐसे। ओके देखिए करते हैं फिर से, आप देखो ये पहले ए मिरर में हम थर्ड इमेज को फाइंड कर रहे हैं, तो हमें, और ये बी में फोर्थ, ये फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस D3 कैलकुलेट करते हैं और ये D4, इन दोनों को फाइंड करना है। तो फॉर थर्ड इमेज इन मिरर ए में थर्ड इमेज की डिस्टेंस n इज ऑड, अगर n ऑड है तो फॉर्मूला होगा nd माइनस b, ऐसे करके। अब b का मतलब है बैक साइड वाली डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि ऑड है। nd कितना होगा? nd इज 3 into 25, थर्ड इमेज है। और ये देखें बैक डिस्टेंस कौन सी हो गई? बैक डिस्टेंस, क्योंकि वो थर्ड इमेज है, ऑड नंबर है, तो पीछे वाली डिस्टेंस होगी 25 माइनस 5 इज 20। ये देखें, ठीक है, ये डिडक्ट किया और ये आ गया 75 माइनस 20 इज 55। ठीक, अब ये D4 फॉर फोर्थ इमेज इन मिरर बी। अब मिरर बी में n चूंकि इवन है तो अब फॉर्मूला होगा nd माइनस ए होती है फ्रंट वाली डिस्टेंस, लेकिन अब फेस किधर होगा? अब फेस इस तरफ होगा। अब इधर फेस करेंगे तो ये फ्रंट हो गया। ठीक, तो nd इज व्हाट? nd होगा 4 into 25, फोर्थ इमेज है ना, इसलिए 4 into 25, और ये डिस्टेंस फिर एक बार ये वाली इधर फेस करते हुए एक बार फिर ये 25 माइनस 5 इज 20, तो ये 20 डिडक्ट किया, नतीजा ये 80। अच्छा, अब डिस्टेंस टोटल निकालने में आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस टोटल जो होगी, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, ध्यान रखिएगा इसको मत छोड़ दीजिएगा, स्मॉल डी को, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने में ये देखें D4 प्लस D प्लस D3, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूरी, ये कितना होगा? ये 80 प्लस 25 प्लस 55 इज 160। जानते हैं एक ऑप्शन ये भी दिया होगा, इसमें शायद दिया होगा जरूर, है कि नहीं? हाँ, सिर्फ D4 और D3 जोड़ के दिया है क्या? हाँ दिया होगा, क्योंकि ये मिस हो जाता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं दिए, बस ये डिस्टेंस निकाली, ये निकाली, दोनों जोड़ दी, ये छूट गया। ठीक है, ओके। इसमें कभी ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें तो इधर जो डिस्टेंस है और इधर जो डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई थी। ठीक, इमेजेस जो होती हैं, इसमें कभी हो सकता है जैसे इमेज थर्ड और इमेज फोर्थ के बीच की डिस्टेंस बताओ, थर्ड और फोर्थ के बीच की, तो आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ये फोर्थ इमेज की डिस्टेंस निकाली और ये थर्ड की निकाली और डिडक्ट कर दिया। उसमें दिया होगा कि वो सेम मिरर की बात करें, मिरर ए में ही थर्ड और फोर्थ इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालो। अभी जो क्वेश्चन था क्या था? मिरर ए में थर्ड था, मिरर बी में फोर्थ था, तो इधर उधर हो गया ना ऐसे। इसमें होगा तो क्या करेंगे आप? एक ही मिरर में डिफरेंस कर लेंगे, क्लियर है? तो डिफरेंस करके निकाल लीजिएगा, बस इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं और कोई खास बात नहीं होती। ठीक, तो ये अलर्टनेस जरूर रखिएगा कि फ्रंट वाली डिस्टेंस कौन सी है और बैक वाली। ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी होता है। ठीक, मोशन ऑफ इमेज, मोशन ऑफ इमेज देखें क्या है। एक ऑब्जर्वेशन आपने जरूर देखा होगा कि मान लें जैसे आप अपनी इमेज देख रहे हो एक मिरर में, तो ये तो आप जानते हैं प्लेन मिरर है, तो जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होंगे उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी आपकी बन रही होगी। लेकिन अगर आप मोशन आप शुरू कर दो, मूव करना शुरू कर दो, तो इमेज का भी मोशन होगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप 2 स्टेप्स जो हैं वो मिरर की तरफ चले ऐसे, तो आपकी इमेज 2 स्टेप्स आपकी तरफ चलेगी, उतना ही तो चलती है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या मोशन है, इमेज का मोशन कब हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज ही मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मिरर से घट रही है तो इमेज की भी डिस्टेंस मिरर से घट रही है। अगर ऑब्जेक्ट दूर जाने लगे तो इमेज भी दूर जाने लगेगी, है ना। तो होता क्या है कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो इमेज के जो डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा उतनी ही इमेज डिस्प्लेस करेगी। और वेलोसिटी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी की अगर ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो इमेज की स्पीड बताओ, तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन एक फर्क है, क्या? डायरेक्शन का, डायरेक्शन अपोजिट। याद रखें रिफ्लेक्शन के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के
अपोजिट चलता है। रिफ्लेक्शन के केस में बता रहा हूं, कोई मिरर होगा ना, कैसी भी इमेज बन रही होगी, मोशन अपोजिट होता है। ठीक है, ओके। अब मोशन अपोजिट है तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे होगा। कि केस 1 है इफेक्ट ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे होगा आप देखो कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रही है यहाँ। ठीक, तो अगर मान ले जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे तो इमेज भी मूव करेगी। जितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इमेज का भी होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है ना। तो इसमें आप देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वैल्यू में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ऐसी वेलोसिटी भी वैल्यू में बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसा इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे होता है वैसा ही वेलोसिटी पे। क्यों? जैसे मान ले वेलोसिटी क्यों सेम हो जाएगी, उसी तरीके जैसे डिस्प्लेसमेंट है। मान ले 2 मीटर चला ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में, उधर से इमेज भी चली कितना 2 मीटर 1 सेकेंड में, दोनों की स्पीड क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम तो सेम होता है ना दोनों के मोशन का, और अगर डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो गया तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, ये इफेक्ट होता है। क्लियर है? फिर से दिखाता हूं। Displacement velocity of image is same in value but opposite in direction to the displacement velocity of object. ठीक, वैल्यू में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। केस 2, इफेक्ट ड्यू टू मोशन ऑफ मिरर। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इमेज को मूव करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को ही मूव करना पड़े। ऑब्जेक्ट स्टैंड करता रहे, मतलब खड़ा रहे ऐसे मोशनलेस। ठीक, मिरर चल दे, अगर मिरर भी चल देगा ना तब भी इमेज पे प्रभाव पड़ जाएगा। अरे यार आप देखो, यही तो होता है ना, डिस्टेंस घट जाएगी ना। जैसे मान ले मेरे और मिरर के बीच में 10 स्टेप का डिफरेंस है, तो जब भी ये डिस्टेंस जो है 10 स्टेप का जो है डिस्टेंस अगर मैं बदलूंगा तो इमेज की भी डिस्टेंस बदलेगी। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं चल दूं 2 स्टेप तो इमेज चलेगी क्योंकि डिस्टेंस तो उसका भी बदलना है, या फिर मिरर चल दे। मिरर अगर चल देगा तब भी तो डिस्टेंस घट जाएगी तो इमेज को चलना पड़ेगा। तो इमेज मिरर से भी प्रभावित होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को आप रुका रहने दें, मिरर को चला दें, तो मिरर के चलाने से जो इमेज पे इफेक्ट पड़ता है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। वो कैसा इफेक्ट होता है देख लें जरा सा। वो इफेक्ट कुछ ऐसा होता है, आप देखो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रुका है, मिरर मूव कर रहा है। तो मिरर के मूव करने से इमेज भी चल रही है। अच्छा आप ये बताएं कि डायरेक्शन वाइज आप क्या देख रहे हो? सेम डायरेक्शन है ना, मिरर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन का, उसी डायरेक्शन का इमेज का भी हो रहा है। तो एक तो डायरेक्शन में सेम हो गया, लेकिन फर्क कहां दिख रहा है आपको? वैल्यू पे। अगर मिरर का डिस्प्लेसमेंट s है तो इसका डबल है इफेक्ट। अच्छा पिछले वाले केस में क्या था? वैल्यू सेम थी, डायरेक्शन अपोजिट थी। इसमें डायरेक्शन सेम है, वैल्यू डिफरेंट हो गई और ये डबल है। अगर डिस्प्लेसमेंट डबल हो रहा है तो वेलोसिटी भी डबल होगी मिरर के कंपैरिजन में, लेकिन डायरेक्शन वही होगी। अच्छा ये आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, लेकिन मैं इसका प्रूफ ओरली देता हूं, मतलब ऐसी प्रैक्टिकली बताता हूं आपको कैसे ये होगा। चलें इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ऐसे लो कि सामने एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और मैं यहां पे खड़ा हूं। मिरर और मेरे बीच की डिस्टेंस जो है 10 स्टेप है। ध्यान से सुनिएगा, 10 स्टेप है। ओके, अब इमेज कहां बन रही होगी? 10 स्टेप की डिस्टेंस पे। अब आप ये बताओ कि इमेज उधर 10 स्टेप की डिस्टेंस पे हो, मैं 10 स्टेप पे हूं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 स्टेप्स। 10 एंड 10, ओके 20 स्टेप है। अब मैं रुका हुआ हूं। अब क्या होता है कि मिरर जो है वो 2 स्टेप इधर आता है, मिरर 2 स्टेप इधर आया। अब आप ये बताओ अगर मिरर 2 स्टेप इस तरफ आ रहा है हमारी तरफ, तो अब डिस्टेंस कितनी रह गई? 8 रह गई। ओके, अब ये आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही इमेज की भी होती है। तो अब 8 रह गई ना, तो मिरर से इमेज कितनी डिस्टेंस से बन रही होगी? 8। अब आप ये बताओ कि ये डिस्टेंस 8 है, वो डिस्टेंस भी 8 है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 16। और पहले कितनी थी?
20। अब पहले 20 थी और बाद में 16 डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट से इमेज की। डिफरेंस कितना हुआ? 4 स्टेप्स का हुआ। और मिरर कितना चला था? 2। डबल हो गया। यस, ऐसे। लेकिन आपको याद रखना है, बस दिमाग में रख लीजिए, ठीक। अच्छा, अब ये 2 केसेस जो आ रहे हैं, एक केस तो ऑब्जेक्ट के मोशन का आया और एक मिरर के मोशन का। अब इन दोनों का इफेक्ट तो आपने देख लिया इंडिविजुअली, ठीक। अब होगा क्या कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें जरूरी नहीं है एक ही बॉडी को चलाए, मतलब एक ऑब्जेक्ट को ही चलाएं या मिरर को चलाएं, कभी दोनों चल देते हैं। तो अगर मान लें ऐसा केस बने जिसमें दोनों ही चलते हैं, ऑब्जेक्ट भी चलते हैं, मिरर भी, तो उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इफेक्ट लेना होगा। जैसे ऑब्जेक्ट का प्रभाव इमेज पे कैसा पड़ा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ या उधर हुआ, कितना हुआ, आपने एक उसका इफेक्ट ले लिया इमेज पे डायरेक्शन के साथ। और फिर मिरर का इफेक्ट आप देख रहे हो तो मिरर का डबल होता है और डायरेक्शन भी आपने देख लिया। अब दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट इमेज पे आपने ले लिया। अब इमेज पे जो 2 वेलोसिटी मिली, कौन सी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, कौन सा? एक ऑब्जेक्ट के कारण और एक मिरर के कारण। अब दोनों इफेक्ट जो ले लिया आपने इंडिविजुअली, उसको आपको ऐड करना होगा डायरेक्शन के साथ। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन के हो गए, सपोर्टिंग हो गए, ठीक, तो क्या करेंगे आप, ऐड कर दो। और अगर बाई चांस अपोजिट पड़ गई वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो डिफरेंस कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इमेज फाइनली किधर, किस स्पीड से या कितनी डिस्प्लेसमेंट लेके जा रही। ये करना होता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखें, एक केस उठाते हैं। ये क्वेश्चन है, अ प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखो। यू कैन सी योर इमेज इन इट, एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू। ओके, ये सिर्फ मिरर चल रहा है 10 से, तो मिरर अगर चल रहा है 10 से, ऑब्जेक्ट तो चल नहीं रहा है, तो इमेज किस स्पीड से लेगी, डबल। तो आंसर क्या हो गया, 20। सीधा सा आंसर है, बिल्कुल, है ना, देख के। तो आंसर ये 20 आ गया। क्लियर है ना? ये तो बहुत आसान सा हो गया, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। अच्छा, एक और देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड अ मिरर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज 10 एंड 15 सेंटीमीटर। ये सेम डायरेक्शन का मतलब जानते हैं क्या हुआ? जैसे दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, जैसे मैं भी इधर जा रहा हूं, मिरर भी इसी तरफ आ रहा है, ठीक, लेकिन स्पीड अलग अलग है। सेम डायरेक्शन विद रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। करना, तो आप देखो, आप इससे जब करोगे, ओरली कर लोगे, कोशिश करोगे, करो जरा। ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से उधर, मिरर 15 की स्पीड से उधर। पहले ऑब्जेक्ट का प्रभाव देखो। मान ले ऑब्जेक्ट उधर 10 से जा रहा है, तो इमेज इस तरफ 10 से जाएगी, ओके। तो 10 तो ये दे दिया, ओके। अब मिरर 15 से उधर जा रहा है, तो इसी का डबल इसी डायरेक्शन का, मतलब 30। तो 30 इस तरफ दे दें और 10 उस तरफ, यही तो है। फिर क्या होगा, ये डिफरेंस हो जाए, अपोजिट पड़ गया, तो डिफरेंस किधर, डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। 20 आया ना, किस तरफ, इधर, जो ज्यादा वैल्यू का। आप दिखाते हैं, देखें ऐसे। अब देखो, केस ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, ठीक। इसमें जो गिवन क्वांटिटी है, उसमें ये ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से इधर चल रहा है और मिरर जो है वो 15 से चल रहा है इस तरफ। अब इन दोनों का इफेक्ट यहाँ इंपोज कर रहा है, तो इसका इफेक्ट देखें। इसका इफेक्ट जो होगा वो ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उस तरफ अपोजिट, सेम वैल्यू में सेम डायरेक्शन में अपोजिट। ये 10 हो गया। अच्छा, अब इसका इफेक्ट, इसका लें, तो इसका इफेक्ट होगा ये इस तरफ, इसी डायरेक्शन में मिरर की। कितना, ड्यू टू मोशन ऑफ मिरर इज 2 × 15, डबल कर दें, कितना हो गया, 30। अब ये 30 मिरर की तरफ है और ये 10 मिरर से अवे है, डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, डिफरेंस आप करेंगे 30 - 10 इज 20। 20 किस तरफ, टुवर्ड्स द मिरर। अच्छा, ये बताएं, अगर ये मिरर उस तरफ चल रहा होता 15 से, तो क्या आंसर आता? ओके, तो ये क्या हो जाता, 30 उस तरफ हो जाता, तो ये जुड़ जाता उसके साथ। फिर 40 अवे
फ्रॉम द मिरर, तो ये तो टुवर्ड्स है ना, ये वाला केस। ठीक, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप जवाब दोगे मुझे इसी में? चले, एक रिक्वायरमेंट है मेरी, वो ये है कि ऑब्जेक्ट को 10 की स्पीड दे दी गई है। मैं ये चाहता हूं कि आप मिरर की स्पीड को चेंज करो और डायरेक्शन भी ऐसा चेंज करो, आप मिरर की वो स्पीड और डायरेक्शन बताओ कि इमेज में मोशन ही ना हो, इमेज रुक जाए। क्या बता सकते हैं इस केस में? ऑब्जेक्ट को 10 की स्पीड दी गई, आपको मैं फ्री छोड़ता हूं मिरर को स्पीड देने के लिए डायरेक्शन के साथ। ऐसी स्पीड आपको मिरर को देनी है, ऐसी डायरेक्शन कि इमेज ना चले। 5 उस तरफ या इस तरफ। देखिए 10 की ये स्पीड है, अब ये 10 की स्पीड ये मिल रही है इससे। ठीक, ये तो ऑब्जेक्ट का मिल गया। अब ये ना चले तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है मैं 10 कैंसिल करना होगा। अब 10 कैंसिल करने के लिए मिरर की हेल्प लेंगे, तो इसका अपोजिट स्पीड मिलनी चाहिए ना इसे, 10 की इस तरफ। तो 10 की अगर इस तरफ स्पीड लेंगे तो मिरर से लेना है, तो मिरर को क्या करेंगे, इस तरफ 5 से चलाओ। इधर अगर आप 5 से चलाओगे तो इसी तरफ इमेज 10 से चलेगी। अब ये 10 और वो 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इमेज ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चल रहे हो, इमेज ना चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो केसेस पे डिपेंड करता है। तो इजी है, आप ऐसे इसे सुपर इम्पोज करके दोनों केसेस को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने केसेस अभी पढ़े हैं इसमें ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं रोटेशनल मोशन का इफेक्ट, देखें कैसे। सर आप इमेज की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन अब की बार रोटेशनल मोशन की बात चलेगी। देखें क्या होता है। इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर होता है, बस फर्क ये होगा कि ट्रांसलेशनल की जगह रोटेशनल मोशन होगा। इफेक्ट अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट के मोशन का प्रभाव जो पड़ता है इमेज पे, उस सेम वैल्यू का डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन मिरर के मोशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्शन सेम वैल्यू डबल। ठीक, यही चीज दिमाग में रखते हुए ये देखें, ये पहला केस है इसमें कि इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ मिरर। पहले मिरर का इसमें दे दिया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मिरर का पहले दिखाया जा रहा है आपको। तो होगा क्या, ये देखें, ध्यान से देखिएगा। ये देखो है क्या, ये अभी ये फाइनल पोजीशन दिखाई जा रही है मिरर की हल्की सी, ये इनिशियल पोजीशन है, डार्क जो है। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस मिरर में ये इमेज बन रही होगी। अब क्या होगा कि जब आप मिरर को रोटेट करोगे तो इमेज भी रोटेट करेगी, और इमेज रोटेट करते हुए यहां आएगी। कैसे देखें, अब देख रहे हो क्या हो रहा है। इफेक्ट बताओ कैसा है, डबल है। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा है मिरर का, तो इमेज का रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस थीटा। वही है मिरर का इफेक्ट डबल। अच्छा, सेम डायरेक्शन का, आप ये बताओ मिरर किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, और इमेज भी क्लॉकवाइज घूम रही है, डायरेक्शन सेम वैल्यू डबल। तो याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया ट्रांसलेशनल में, तो रोटेशनल में भी वही इफेक्ट है। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो हो जाएगी, मान लीजिए इतने रेडियन पर सेकंड से घूमा मिरर, तो डबल से घूमेगा। 10 रेडियन पर सेकंड से मिरर घूम रहा है, तो बताएं इमेज किस वैल्यू से, स्पीड से घूम रही हो एंगुलर, 20 से। ठीक, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक। तो एक केस तो ये है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात है। ठीक, ये दूसरा इफेक्ट देखें, केस 4, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब है ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे किसका बताती है, ऑब्जेक्ट का पता। अब देखें क्या होगा इसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम इन वैल्यू बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में घूमेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या ऑब्जेक्ट जिधर घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज घूम रही होगी, लेकिन वैल्यू सेम होगी। याद करें ट्रांसलेशनल वाला केस, वैल्यू में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट। ऐसे हो रहा होगा, देख। अब देखो
ये किधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, और वो एंटी क्लॉक। वैल्यू सेम है, एक जैसे घूम रहे हैं, ये होता है फर्क। सेम डायरेक्शन, अगर ये थीटा एंगल से घूमा तो भी थीटा, लेकिन ये अगर ये क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक अपोजिट, ये इफेक्ट होता है। ठीक, तो अगर मान लें इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको जवाब देना। दिखाता हूं क्वेश्चंस आपको। क्वेश्चन है, फाइंड रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द इमेज इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ये इंसिडेंट रे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विद रोटेशनल स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड, फिगर दिया हुआ है। एंड द मिरर रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये मिरर जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विद रोटेशनल स्पीड 15 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू, या एक्सिस थ्रू पी। ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है पी, और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। ये एंटी क्लॉक और ये क्लॉक, स्पीड दी हुई है। और इसमें कह रहे हैं कि बताएं ये जो इमेज है इसका रोटेशन आपको बताना है, रोटेटिंग क्या होगा। आप ऐसे ही बताओ ना, थोड़ा विजुलाइज करके। ओके, 40 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे देखें, एक एक इफेक्ट लेते हैं। देखिए पहला इफेक्ट, चले मान ले जैसे यहां पे लेते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट का इफेक्ट। ऑब्जेक्ट का कैसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट का आप देखो यहाँ पे इस रे का, तो डायरेक्शन बदलनी होगी। अगर ये एंटी है, एंटी क्लॉक है, तो इसमें क्लॉकवाइज लेना होगा, और इसी वैल्यू का, तो ये देखें, ये ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये होगा कितना, 10 रेडियन पर सेकेंड। अब इसका इफेक्ट लेंगे तो इसका इफेक्ट इसी डायरेक्शन का, मिरर है ना, इसी सेम डायरेक्शन का डबल वैल्यू का, तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज ऐसे ड्यू टू मोशन ऑफ मिरर कितना, 2 × 15 इज 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब ये चूंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 30 + 10 इज 40 रेडियन पर सेकेंड। ये स्पीड हो गई 40 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। क्लियर है, तो कोई मुश्किल नहीं है, मोशन वाले केसेस हो जाएंगे ना। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये अभी आया था, इस बार एक क्वेश्चन है ये, इसमें आप देखें क्लास क्वेश्चन में ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये इस साल आया था ये नीट में क्वेश्चन, इस पे देखें क्या। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। एक लाइट है, एक सोर्स है ना, वो उससे लाइट जो गिर रही है प्लेन मिरर पे नॉर्मली गिर रही है। अब जानते हैं अगर प्लेन मिरर पे नॉर्मल लाइट गिरेगी तो अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगी, तो वापस आ रही होगी। तो वहीं पे स्क्रीन लगा दिया गया है, यहाँ पे आप देखें तो बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स। मतलब जो सोर्स है वहीं पे एक स्क्रीन लगा दिया गया, तो वहीं पे इमेज मिल रही है। तो सीधी सी बात है, अगर मान ले रेज ऐसे जा रही हैं और लौट के यहीं पे आ रही हैं, तो इमेज यहाँ पे मिल रही है। ठीक, अब वहां पे मिरर को घुमाया होगा इन्होंने, देखें कह रहे हैं कि व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। अगर मान ले मिरर को घुमाएंगे तो नेचुरली उसमें अभी आपने देखा कि वो जो इमेज है वो डिस्प्लेस करेगी, और हमारे ख्याल से थीटा अगर घुमाया उसने तो इमेज जो है डबल थीटा से डिस्प्लेसमेंट लेना है उसे, तो इस स्क्रीन पे वो इमेज बढ़ेगी। तो द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y। अब इसमें एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। y ऑन द स्केल द एंगल थीटा इज गिवन बाय। अब ये है क्या, इसमें एंगल थीटा फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप देखो कैसे है ये, मैं फिगर दिखाता हूं आपको कैसे। देखें केस, ये एक सोर्स है, लाइट सोर्स, और ये सामने मिरर लगा हुआ है। तो इसमें है क्या कि यहां से वो रेस जाएंगी तो वो फिर रिट्रेस करेंगी अपने पाथ को, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरेंगी, और इमेज यहीं पे बन जाएगी। अब इमेज यहां भी बन रही है। अब हुआ क्या यहाँ पे, आप देखो, ये देखे सिचुएशन, आप देख रहे हो मिरर रोटेट करेगा तो ये इमेज भी तो रोटेट करेगी। तो ये देखें मेरा,
ये क्वेश्चन है इसमें केस। तो पहले उसमें जो कहा है उन्होंने कि इमेज तो वहीं बन गई, अब मिरर को रोटेट कराया गया। तो पूछ क्या रहे हैं आप, देखो गिवन क्या है इसमें, ये अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, दिया है कि मिरर को जो है थीटा एंगल से घुमाया मान ले, तो ये कितना घूम जाएगा, ट्वाइस थीटा, है ना। तो यहाँ पे ये ट्वाइस थीटा घूम जाएगा। और आपसे डिस्टेंस जो पूछ रहे हैं वो ये है, देखिए ये गिवन है, एक्स वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है वाई, कि आप ये नहीं, वाई नहीं पूछा जा रहा, वाई भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, आपसे थीटा पूछ रहे हैं। तो यार एक सिंपल ज्योमेट्री का केस है, एक ट्राइंगल और ये स्मॉल एंगल का केस है, आप क्या लिखोगे बोलो। स्मॉल एंगल के लिए अगर एंगल स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के रिलेट कैसे करते हैं डिस्टेंसेस को, आप कह सकते हो ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सिंपल। ये मालूम है कि नहीं है ज्योमेट्री आपको, नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। फिलहाल ये केस है, ये फिगर है आपके सामने, और जो रिजल्ट बनेगा फॉर स्मॉल एंगल दिस 2 थीटा एंगल इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहां से ज्योमेट्री से ये वाई अपॉन एक्स हो गया, तो थीटा इज वाई अपॉन 2x। बस इतना सा करना था और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो केस है इसमें ये रिलेट कैसे किया गया, इसका मैं सिंपल सा ज्योमेट्री आपको बता रहा हूं, वो आप देख लो कैसे। तो हमें क्या लिखना था, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, है ना। तब तो आंसर नहीं ना आता, तो उन्होंने क्या कहा, स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल में tan 2 थीटा की जगह 2 थीटा लिख दिया गया, तो वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इज वाई अपॉन 2x।